मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अवस्थीज़ आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स और सुधीजनों का आयुष प्रेमी चिकित्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर शताक्षी जी हैं, जो डाइट एंड न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट हैं। उन्होंने विभिन्न चिकित्सालयों में काम किया है और उनका एक शोध कार्य चल रहा है जो डायबिटीज़ और ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर है। और वो आज ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर हमारे से चर्चा करेंगी और उसका चिकित्सा में विभिन्न रोगों में क्या उपयोग है, उससे कैसे डायबिटीज़ और मोटापा और ब्लड प्रेशर इनमें कमी आती है और वो उन्होंने क्यों ये टॉपिक पे और या इस पे शोध कार्य कर रही हैं, इसके बारे में वो चर्चा करेंगी। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर शताक्षी की ओर। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को अवस्थीज़ आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। सर को धन्यवाद करते हुए सर ने मुझे ये अवसर दिया पुनः कि मैं इस चैनल पे आ सकूँ और मैं अपने शोध कार्य के बारे में, जो मेरा शोध कार्य है, जो मैं अपने शोध कार्य का यहाँ पे टॉपिक भी बताना चाहूँगी, स्टडी ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लूटेन एंड ग्लूटेन फ्री डाइट ऑन द पेशेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये मेरा शोध कार्य है। इस पे मैं ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री डाइट दोनों का कंपैरिजन पेशेंट्स पे देख रही हूँ जो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। पेशेंट्स दो तरीके के डायबिटीज़ के होते हैं, पहला टाइप 1 और टाइप 2। मेरा शोध कार्य मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स पर है। तो सबसे पहले जैसे सर ने ये बोला कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, ये टॉपिक चुनने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हम सभी जानते हैं कि रोटी, गेहूँ ये हमारी मूलतः सबसे बेसिक चीज़ है हमारे खाने में। तो रोटी, जिसको हम हर छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी गेहूं की ही रोटी खाता है। लेकिन आज के समाज में कुछ ऐसी लोग देखे गए हैं, कुछ ऐसी बीमारियां नई उत्पन्न होने लगी हैं जिसमें वो ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है जो वीट में मौजूद होता है, उसको पचा नहीं पाते हैं या उनकी बॉडी रिएक्ट कर देती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो लिमिटेड अमाउंट में ही हैं, ऐसा नहीं है ये 100 में से केवल 4 या 5 या 10 मरीजों को इस तरीके की बीमारी देखने को मिल रही है, पर ये ग्लूटेन की जो डाइट है उसके ऊपर ग्लूटेन का वर्क देखा गया है। तो मैं अपना टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि अभी ग्लूटेन के ऊपर इतना वर्क इंडिया में नहीं हुआ है। फॉरेन कंट्रीज़ पे सीलियाक डिजीज़, जिसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, IBS में भी ग्लूटेन का देखा गया है रोल। इन सभी बीमारियों पे फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत रोल हुआ है, पर इंडिया में अभी ऐसा कोई शोध कार्य मुख्यतः ग्लूटेन पे नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ कि ग्लूटेन और मधुमेह का जो संबंध है वो मैं अपनी रिसर्च में कवर अप कर रही हूँ। तो ये बताएं, ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री डाइट है क्या, मतलब किसको कहते हैं हम, ग्लूटेन क्या चीज़ है और ग्लूटेन फ्री डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी। जैसा कि अभी पूछा गया प्रश्न कि ग्लूटेन क्या है, सबसे पहले मैं ग्लूटेन के बारे में बताना चाहूँगी। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो वीट में, सबसे ज़्यादा गेहूं में पाया जाता है। गेहूं की संरचना को अगर हम देखते हैं तो पहला जो ऊपरी भाग है वो एपिडर्म कहलाता है, अंदर का जो भाग है उसे एंडोडर्म बोलते हैं। तो जो एंडोडर्म का पार्ट होता है उसमें प्रोटीन मौजूद होता है। उस प्रोटीन के मुख्यतः भाग जो है 85 से 90% वो प्रोटीन ग्लूटेन होता है। किसी भी गेहूं को अगर गेहूं की संरचना देखें तो उसमें 8 से 15% प्रोटीन होता है, जिसमें 85 से 90% उसमें ग्लूटेन होता है, जबकि 10 से 15% उसमें अदर प्रोटीन्स जो एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन होते हैं। तो ग्लूटेन मुख्यतः प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है। अगर हम गेहूं की संरचना और बायोकेमिकली देखें तो ग्लूटेन के दो भाग होते हैं, पहला है ग्लूटेलिन, दूसरा है ग्लाइडिन। ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन का जो डिवीज़न है वो बेस्ड होता है सल्फ़र एक तरीके का मेटल है
जिसकी प्रेजेंस होती है संरचना में उस प्रोटीन में, जैसे कि सल्फ़र का अमाउंट होगा उसी हिसाब से उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम ग्लूटेन बोलते हैं और ग्लाइडिन बोलते हैं। ग्लाइडिन जो है वो स्पेसिफिकली वीट का प्रोटीन है। अब इसी तरीके से ग्लूटेन के 3 मेन सोर्सेज हैं कि मुख्यतः सोर्स क्या है अगर हम ग्लूटेन के देखें तो राई एक तरीके की वीट ग्रास ही है। राई ऐसा नहीं है जिसे हम मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं, वो राई नहीं है। ये एक राई है जिसको हम वीट ग्रास भी बोलते हैं। ये एक नई तरीके की स्पेसीज़ है जो वीट की पैदा हुई है। और उसके अलावा जौ में, गेहूं में और राई में, ये 3 मुख्यतः सोर्सेज हैं जिनमें ग्लूटेन मौजूद है। राई के ग्लूटेन को हम सिकेलिन बोलते हैं, बार्ले के प्रोटीन को हम हॉर्डिन बोलते हैं और वीट के प्रोटीन को हम स्पेसिफिकली ग्लाइडिन बोलते हैं। और इन तीनों को मिला करके ग्लूटेन बनता है। हिंदी में भी नाम बताएं जो आप अनाजों के नाम ले रहे हैं। ये जैसे गेहूं अब वीट का नाम है, बार्ले का नाम है जौ और राई को हम बोलते हैं वीट ग्रास बोलते ही हैं इसको। ट्रिटिकम एस्टिवियम नामक जो स्पेसीज़ है बेसिकली वीट की, उसकी नई प्रजाति है। इसमें हिंदी में भी इसको राई ही बोलेंगे। अगर आप थोड़े से हाई मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये राई नाम का अनाज मिलेगा। ये रागी से मत इसे सोचिएगा, रागी एक अलग चीज़ है और राई वीट ग्रास एक अलग चीज़ है। रागी में ऐसा ग्लूटेन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। रागी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का, जिसमें स्पेसिफिकली कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। हम यहाँ पे राई की बात कर रहे हैं, वीट ग्रास की। डॉक्टर शताक्षी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई कि गेहूं में 85% के पास ग्लूटेन है। इसीलिए जो योग लोग करवा रहे हैं और जो डाइट कॉन्शियस जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं गेहूं छोड़ो उनका। और जो है इसके ऊपर किताबें भी आ रही हैं, फ़ॉरेन से बुक आई जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी की थी पिछले एपिसोड में और उससे पूर्व भी, कि गेहूं को छोड़ने से काफ़ी कुछ मोटापा और डायबिटीज़ कम होती है। उसका मुख्य कारण जो साइंटिफिक रीज़न है गेहूं को क्यों छोड़ो, क्योंकि उसमें 80 से 85% ग्लूटेन है और ये ग्लूटेन ही जो है मोटापे का और डायबिटीज़ का मुख्य कारण हो रहा है। तो ये जो आपने प्रकार बताए अब ग्लूटेन के, और आप ग्लूटेन के ही संदर्भ में जो कुछ शोध कार्य हुए हैं और जो उनके अगर आप नाम ले लेंगी तो अच्छा होगा, और नहीं भी है तो मुख्य रूप से तो हमारा तो उद्देश्य है कि उसका फल क्या है। जो विभिन्न साइंटिस्ट ने वर्क किया है तो उससे ग्लूटेन का रोगों पे क्या प्रभाव आया है और ग्लूटेन फ्री डाइट का क्या प्रभाव आया है, जो और रिसर्चेज हुई हैं वर्ल्ड में, तो उनका क्या परिणाम आए हैं, ज़रा संक्षेप में वो भी चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। जैसा सर ने अभी बताया कि रिसर्चेस के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि फ़ॉरेन में ग्लूटेन पे काम हुआ है। सीलिएक डिजीज़ या NCGS या IBS, ये शॉर्ट टर्म्स हैं, इनमें फ़ॉरेन में रिसर्चेस पाई गई है, लेकिन इंडिया में इतना नहीं है। तो एक रिसर्च जिसको मैं सबसे ज़्यादा रेफरेंस के तौर पर मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जॉर्गेनसन एट ऑल एट द 2018 में इन्होंने रिसर्च की है फ़ॉरेन में। इन्होंने अपने रिसर्च में एक रिव्यू स्टडी की है कि ग्लूटेन किस तरह से इफ़ेक्ट करता है बॉडी को। तो मैं वही कॉन्सेप्ट और उससे लेकर के मैंने और भी बुक्स रेफ़र की थी, उसके बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा, वो मैं आज यहाँ पे इस चैनल में बताना चाहूँगी। ग्लूटेन की संरचना ऐसी होती है कि जब ग्लूटेन ज़्यादा होने से इंटेस्टाइन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, सर के अगर आप लेक्चर्स सुनते होंगे तो सर ने अपने पुराने लेक्चर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बताया था। तो पाचन तंत्र में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत होती है, उसमें एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई होता है, वीलस होता है। तो ग्लूटेन क्या होता है कि जब ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है तो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटीन को लेने लगती है और कहीं ना कहीं वीट की जो एक्चुअली संरचना, उसमें सुक्रोज़ या ग्लूकोज का भी अमाउंट होता है। तो वो ज़्यादा प्रोटीन लेने के बाद वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने लगता है और इसको अगर मैं बताऊँ साइंटिफिक टर्म में तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से वापस से ग्लूकोज बनने लगता है। तो ये एक नॉर्मल अमाउंट में बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है। अब ग्लूटेन फ्री डाइट कैसे इफ़ेक्ट करती है इसमें? ग्लूटेन फ्री डाइट इस तरह से करती है कि जब हम ग्लूटेन कम लेंगे
तो जो इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी है, किसी भी आवागमन की जो क्षमता होती है छोटी आंत की, वो कम पड़ने लगेगी, जिससे कि विलाई या वीलस का रेशियो जो है वो बढ़ने लगेगा। इसको एक साइंटिफिक उसमें बोलें कि डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज द रेशियो ऑफ वीलस एंड क्रिप्ट। जैसे ही डिक्रीज होने लगती है परमेबिलिटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो जो ग्लाइडिन के पार्टिकल्स, मैंने बोला था जैसे वीट का प्रोटीन ग्लाइडिन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास नहीं हो पाता। जब वो पास नहीं हो पाता तो उसका अमाउंट बॉडी में बढ़ नहीं पाता है, जाके वो पेनक्रियास से रिएक्ट नहीं कर पाता है। जब वो पेनक्रियास से रिएक्ट नहीं करेगा तो जो इसको एक साइंटिफिक टर्म हम लोग मेडिकली बोलते हैं कि इंसुलिन स्ट्रेस जो है, या बीटा सेल का जो पेनक्रियास के सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, उनका स्ट्रेस कम होने लगता है। स्ट्रेस का मतलब वो जितना ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं अब उनको कम रिलीज़ करना पड़ रहा है। जब इंसुलिन इतना रिलीज़ नहीं करना पड़ेगा, बॉडी में उतना ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, तो अपने आप उसका ग्लूकोज लेवल डाउन होने लगेगा। तो ये एक स्पेसिफिक रीज़न है कि किस तरह से ग्लूटेन फ्री डाइट डायबिटीज़ को इफ़ेक्ट करती है। दूसरी चीज़ जैसे कि बोला गया कि ओबेसिटी या मोटापा के साथ सेम चीज़ इसमें भी है। इसको ही हम अगर आगे देखें, ग्लूटेन जो है, जैसे ही हम ग्लाइडिन के पार्टिकल्स ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएंगे तो वो एडिपोज टिश्यूज़, हमारी बॉडी में वसा के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। जब ग्लाइडिन जाके एडिपोज टिश्यूज़ से नहीं जुड़ेगा तो जो एडिपोसिटी होती है सेल्स की, या कहते हैं जो वसा की लेयर है, वो बढ़ नहीं पाएगी। जब वो बढ़ेगी ही नहीं तो इसका मतलब फ़ैट का अमाउंट भी बॉडी में कम होने लगेगा, और इसकी वजह से टोटल में इंसान का जो बॉडी वेट है वो कम होने लगेगा। तो ये स्पेसिफिक रीज़न है कि क्यों ग्लूटेन फ्री डाइट ओबेसिटी और जो टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ टाइप फर्स्ट है उसमें भी कम जाकर के इफ़ेक्ट करता है, या उसको जाकर के कम उस पर इफ़ेक्ट करता है, या उसके अमाउंट को कम करता है। तो इस तरीके से जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी कम होने लगता है, और जो ओबेसिटी का अमाउंट है वो भी कम होने लगता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर डाइट के कुछ प्रॉज और कॉन्स होते हैं। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा सर हमेशा बोलते हैं कि जो यहाँ पे वीडियोस में बताया जाता है, बिना चिकित्सक परामर्श करे हुए या उनसे काउंसिल करे हुए आप ग्लूटेन फ्री डाइट खुद से मत लीजिए, क्योंकि ग्लूटेन फ्री डाइट के कुछ इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिनको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे कि ग्लूटेन फ्री डाइट में ये देखा गया, ये मैंने अपने रिसर्च वर्क में पेशेंट्स पे भी देखा है। अभी सर ने जैसे ब्लड प्रेशर की बात करी थी, अगर आपको स्पेसिफिकली डॉक्टर या डाइटिशियन रेफ़र नहीं करता है ग्लूटेन फ्री के लिए, तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट मत लीजिए, क्योंकि ग्लूटेन फ्री डाइट में सोडियम थोड़ा सा बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए सोडियम का अमाउंट न्यूनतम रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 5 ग्राम से ज़्यादा हम सोडियम नहीं देते हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि सोडियम का अमाउंट ग्लूटेन फ्री में थोड़ा ज़्यादा होता है। फ़ैट का अमाउंट हम किस तरीके के सोर्सेज ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ गेहूँ छोड़ करके और ये सोचें कि नहीं ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और भी चीज़ें आपको एक डाइटिशियन के द्वारा डाइट प्लान में देखनी होती है। तो ये लिमिटेशंस होते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट के। और जैसा कि सर ने 3 डिजीज़ बताई थी, मैंने यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और डायबिटीज़, तीनों के साथ ग्लूटेन का संबंध बताया है कि किस तरीके से ग्लूटेन संबंधित है इन तीनों से। तो ये तो आपका हुआ। तो एक आपने अभी जो है चर्चा की, एक रिसर्च जो हुई, तो और ये लगभग कितनी रिसर्च आपने ऑब्ज़र्व की हैं, कि कितने रिसर्च पेपर रीड किए आपने? तो शोध कार्य किया है तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो वर्ल्ड में हुए हैं उनकी स्टडी की होगी, तो और जो कि लगभग कितने रिसर्च पेपर की आपने स्टडी की और उनमें क्या सिमिलरिटी पाई और क्या डिफ़र कर रहा है, कि जिससे कि इस ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री डाइट को हम समराइज्ड वे में अपनी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और डाइटिशियंस को मैसेज दे सकें? सर मैंने अपने शोध कार्य में, या इसको जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम बोलते हैं, मैंने 90 पेपर्स, कम से कम 85 to 90 पेपर्स हैं जो मैंने अपनी पूरी ग्लूटेन के ऊपर ही सर्च किए हैं। मैंने ग्लूटेन का सिर्फ एक आयाम ही नहीं, मैंने बायोकेमिकल स्ट्रक्चर से लेकर के मैंने डिज़ीज़ के साथ, अलग अलग डिज़ीज़ के साथ, जैसे मैं नाम भी ले रही हूँ, नॉन सीरियलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, मैंने इन सभी के साथ ग्लूटेन किस तरीके से संबंध होता है, मैंने इस पे रिसर्चेस पेपर्स को पढ़े हुए हैं।
और इसके अलावा मैंने जॉन विक करके बुक है विलियम बेली की, वीट बेली जिसको हम बोलते हैं, डेविस की, और उनकी बुक को भी मैंने पढ़ा हुआ है। उनकी स्पेसिफ़िकली ऑनलाइन पे ये बुक भी अवेलेबल है। उन्होंने अपनी बुक में वीट सेंसिटिविटी के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। उनकी पूरी एक बुक आती है विलियम डेविस की, अगर आप चाहें तो उसको आप इंटरनेट से रेफ़र कर सकते हैं। जैसा कि पेपर्स की बात है तो मैंने कुछ पेपर्स में ये भी स्टडी किया था। मैंने नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी पे ये देखा था कि जब पेशेंट को एनसीजीएस का, कोई डाइटिशियंस के लिए स्पेसिफिकली मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पेशेंट को पहले ये देखिए कि अगर गैस्ट्रो का पेशेंट आया है तो पेशेंट को एक्चुअली में क्या दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट को, नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी के पेशेंट को आईबीएस रेफ़र कर देते हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक कॉमन बीमारी है, वो मोस्टली आजकल के बहुत मरीज़ों को देखने को मिलता है। मैंने गैस्ट्रो पे भी वर्क जाकर के देखा था, गैस्ट्रो के पेपर्स भी रीड किए थे, तो उसमें ये है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मोस्टली हॉस्टल के स्टूडेंट्स को तो बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि हम जितना मिर्च मसाला और अव्यवस्थित खाना खाते हैं उतना ज़्यादा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होती है और वो आईबीएस को लीड करती है। लेकिन नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक सेंसिटिविटी सिंड्रोम है, उसमें स्पेसिफिकली पेशेंट को ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, बाकी उसको समस्या नहीं है, उसके पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूटेन को पचा नहीं पाती है। एक चीज़ जो माइन्यूट डिफरेंस मैंने पढ़ा है इसमें अपने आईबीएस और इसके बीच में डिफरेंस में, एनसीजीएस में क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूटेन या यूटिलाइजेशन जो होता है ग्लूटेन का वो आँत से नहीं हो पा रहा है, ये स्पेसिफिक रीज़न है। जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूटिलाइजेशन तो हो रहा है पर उसका ट्रिगरिंग इफेक्ट है। ट्रिगर का मतलब होता है, जैसे आपने गन सुना है, गन की ट्रिगर चलती है, तो ग्लूटेन जो है उसमें ट्रिगरिंग इफेक्ट देता है, मतलब उसको बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही, मैंने कई पेपर्स जब इसमें पढ़े तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि आईबीएस और एनसीजीएस में क्या डिफरेंस आता है कि ग्लूटेन आईबीएस के लिए ट्रिगरिंग इफेक्ट है, उसमें आप पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एनसीजीएस में पेशेंट को यूटिलाइजेशन ही नहीं होता। ये जो सामान्य दर्शक हैं उनके लिए बताइए, एनसीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? एनसीजीएस क्या चीज़ है? जी, जैसे कि मैंने एनसीजीएस बोला, एनसीजीएस का फुल फॉर्म होता है नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। जैसे कि इन टर्म्स को अगर हम अलग अलग करें तो पहले ही आपको रहा है कि नॉन सीलियक, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सीलियक डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है। डायग्नोज सीलियक डिजीज़ भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर है ग्लूटेन के ही यूटिलाइजेशन पे, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ग्लूटेन बॉडी में यूटिलाइज भी कर रहा है पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उससे उसके सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, सिंड्रोम में बदल रहे हैं। तो वो सीलियक डिजीज़ किसी एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं होता है। सीलियक डिजीज़ एक सिंड्रोम है जो कई सारे सिम्टम्स को लेकर के होता है। लेकिन जैसे एनसीजीएस की मैंने बात करी तो इसमें नॉन सीलियक, पेशेंट को सीलियक डिजीज़ नहीं है, नॉन सीलियक है और ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी को हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लूटेन की एलर्जी है पेशेंट को। अगर वो ग्लूटेन खा लेगा तो मे भी हो सकता है उसको डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो, उसको एलर्जिक इफ़ेक्ट आने लगे, या उसको नॉजेटिक फील होने लगे, या उसको उल्टी जैसी लगने लगे, उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सेंसिटिविटी जो होती है उसको हम एलर्जी के फॉर्म में लेते हैं। उसमें पेशेंट को ऐसा नहीं है कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो नहीं है या यूज़फुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो नहीं है, लेकिन पेशेंट को एलर्जिक हो जाती है बॉडी। तो ये डिफरेंस होता है मेन एनसीजीएस का और सीलियक और आईबी। तो जो आपने चर्चा की तो वो बहुत ही उत्तम है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे एक मित्र हैं और वो चिकित्सक भी हैं, प्रोफेसर हैं, मैं उनका यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं। जब किसी रोग की बात होती है तो मेरे को बहुत ही दुख भी है कि उनको ये जो है ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, जिसके कारण वो काफ़ी हेल्दी थे, वेट भी ज़्यादा था, लेकिन आज बहुत कमज़ोर हैं और उनसे चर्चा होती रहती है। तो क्योंकि हम लोग जब कोई रोगी होता है तो आपस में चर्चा करते हैं कि और क्या हम लोग सुधार करें जिससे और ज़्यादा लाभ मिल सके और वो ठीक हो सकें। तो वो काफ़ी कुछ इस समय ठीक भी हैं। तो उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च बताई, क्योंकि उन्होंने भी सैकड़ों रिसर्च पेपर और इस बारे में पढ़े, तो एक तो एंजाइम्स का रोल बहुत ज़्यादा है और वो कौन कौन से एंजाइम है अभी उस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने जो मेरे को बताया कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट है वो भी
जब तक 3, 4, 5 साल तक ग्लूटेन वहाँ उस खेत में ना बोया गया हो। ग्लूटेन वाली डाइट यानी कि गेहूँ और जिसमें ग्लूटेन होता है उन खेतों में ना बोया गया हो और लगातार वो खेती हो रही हो, ऐसी जगहों से जब हम ग्लूटेन फ्री डाइट को लेते हैं तब उसका रियल इफ़ेक्ट मिलता है और सेंसिटिविटी में तब आराम मिलता है। लेकिन अगर अभी आपने वहाँ ग्लूटेन वाली अनाज पैदा हो रहे थे और ये पहली फसल लगाई है तो उससे पूर्णतः सेंसिटिविटी में लाभ नहीं होता। तो इस तरीके से ये बहुत ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी टेस्ट कराना चाहिए कि ग्लूटेन के साथ साथ और किस किस आहार की चीज़ों से जो है सेंसिटिविटी है, क्योंकि एक तो ग्लूटेन से सेंसिटिविटी हो सकती है और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों से भी सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ टेस्टिंग कराई, कुछ और भी चीज़ें उनको निकल के आई कि उनके वजह से उनको सेंसिटिविटी है और उससे जो है तो ग्लूटेन फ्री डाइट तो लेने लगे, लेकिन साथ में वो चीज़ें है तब भी जो है उसकी वजह से रोग को बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैंने इसमें ऐड किया है और जो इस पर चर्चा अभी और बढ़ाएंगी, क्योंकि बहुत ही इस टाइम ज्वलंत और ज्ञानप्रद और रोगों से मुक्त कराने वाला, क्योंकि ये 3 रोग जो हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हैं उनसे पूरा विश्व ग्रसित हो रहा है और धीरे धीरे ये बहुत तेज़ी से इनकी स्पीड बढ़ रही है विश्व में। तो इसके ऊपर चिकित्सक भी बहुत तेज़ी से रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि इसका हम लोग समाधान कर सकें। और उसकी पहल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रचना शास्त्र विभाग में डॉक्टर शताक्षी ने की और तो मैं अभी उनका यही विचार जानना चाहूँगा कि जो मैंने अभी बात बताई उस बात को वो और आगे बढ़ाकर अपने विचार, अपने जो उन्होंने की स्टडी है उसके बेस पर कुछ और बातें जोड़ेंगी। जी सर, जैसे कि सर ने बहुत ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, जो एक बहुत ही लेटेस्ट वाली ये चीज़ है, इन्फॉर्मेशन बताई है। और ये जैसा कि सर ने इसमें बोला कि फसल वाली चीज़, तो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि सॉइल पे बहुत डिपेंड करता है। सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो शायद मैं मिस भी कर रही थी, उसको यहाँ पे सबके सामने रखा कि किस खेत में, क्योंकि कहीं ना कहीं अनाज जो है वो धरती से ही पैदा हो रहे हैं, मिट्टी से ही पैदा हो रहे हैं। तो मिट्टी में जो लवण का मात्रा है या मिनरल्स किस तरीके के अमाउंट में है, कैसी जगह की मिट्टी है, कैसे पानी से उसकी सिंचाई हो रही है, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है न्यूट्रिशन में। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि हम तो पेशेंट को ये बता रहे हैं कि उसको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, लेकिन वो जो चीज़ें ले रहा है वो किस तरीके के वातावरण से आ रही है, किस तरीके की मिट्टी है, कैसी जलवायु है, इस पे भी बहुत बड़ी चीज़ डिपेंड करती है। जैसे कि आपने और भी जगहों पे सुना होगा, जो बड़े बड़े डाइटिशियंस हैं, मैं उनके वीडियोस भी रेफ़र करती हूँ और उसमें देखती हूँ कि वो एक चीज़ ये भी बताते हैं कि डाइट प्लान के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक नॉर्थ का इंडियन का जो डाइट प्लान है वो साउथ इंडियन के डाइट प्लान से बहुत अलग होगा, क्योंकि साउथ इंडिया की या दक्षिणी भारत की जो जलवायु है वो बिल्कुल अलग है। तो इसी पॉइंट को, जैसे सर ने अभी बताया कि फसल किस जगह पे उग रही है या कैसी मिट्टी में उग रही है या पानी की मात्रा कैसी, तो इसका सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो यही है कि एक जगह पे सॉइल एक नॉर्मल उस पे है या एलुवियल सॉइल है या मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जैसे होती है, तो वहाँ पे गेहूं की पैदाइश हुई, लेकिन वहाँ की गेहूं की मात्रा या उसकी न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन नॉर्थ इंडिया या पंजाब में जो गेहूं होगा उससे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वहाँ में मिट्टी और जलवायु का फ़र्क होगा। तो ये जो चीज़ पॉइंट सर ने बताई, ये बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि ग्लूटेन की एक ही जगह पे जहाँ एक ही जैसी फसल हो रही है और उसके बाद ग्लूटेन या दूसरी ग्लूटेन फ्री डाइट या कोई अनाज उसमें पैदा किया गया है और वो अमाउंट उसमें चेंज होगा, तो ये भी पेशेंट्स को दिखा गया है। दूसरा जो पॉइंट सर ने ये बताया है कि सिर्फ ग्लूटेन की ही नहीं, एलर्जी टेस्ट का एक पूरा प्रोफार्मा होता है। उसमें पेशेंट्स को कई बार ऐसा होता है कि ये एक स्पेसिफिक है, जैसे मैंने NCGS का बोला है, नॉन सीलियर ग्लूटेन सेंसिटिविटी, तो इसमें प्रूव हो जाता है कि पेशेंट को ग्लूटेन से ही सेंसिटिविटी है। लेकिन और भी ऐसी ऐसी बीमारी है, मैं जैसे यहाँ पे बताना चाहूँगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसमें दूध की एलर्जी होती है। पेशेंट को लैक्टोज जो शुगर है मिल्क में वो डाइजेस्ट नहीं होता है,
तो ये जो पॉइंट है, जैसे सर ने बोला कि अलग अलग सेंसिटिविटी के अलग अलग प्रोफार्माज होते हैं, तो पेशेंट को सारी चीज़ों की सेंसिटिविटी करानी चाहिए, तब वो एक डिफ़ाइन कर सकता है कि उसको किस चीज़ की सेंसिटिविटी है। एक दूसरी बात ये कि इसमें और भी मैं इस रिसर्च पे और आगे जाना चाहूँगी। मैं आईबीएस के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपने सुना होगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फॉडमैप डाइट दी जाती है। फॉडमैप को अगर हम तोड़ते हैं तो फ्रक्टोज, ओलिगो डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स, ये एक तरीके का कंपाउंड है या एक तरीके के ये सोर्सेज ऑफ फूड हैं जिनको हम आईबीएस में देते हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है कि दूध, फलियाँ और बीन्स और गेहूं की चीज़ें, ओनियंस मतलब प्याज और गार्लिक मतलब लहसुन, ये स्पेसिफिकली जो फूड्स होते हैं वो फॉडमैप डाइट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि फ्रक्टो डाई ओलिगो मोनोसैकेराइड्स पॉलीओज, फ्रक्टोज एक तरीके की शुगर है, मोनो, डाई एंड पॉली ये सारे कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस होते हैं। ये अलग अलग संरचनाएं होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और फॉडमैप डाइट जो होती है वो हम आईबीएस में देते हैं। आईबीएस के साथ लेकिन एक चीज़ मैंने जैसा कि बताया कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। फॉडमैप डाइट का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो किल करता है प्रीबायोटिक्स को। आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। सर ने अपने, अगर आप इन चैनल से जुड़े तो इन लेक्चर्स में सर ने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की चर्चा भी करी है। मैं उसी चर्चा को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी जो सर ने बताया था। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, सबस्ट्रेट की फॉर्म में या डायरेक्ट बैक्टीरिया नहीं, जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स या फूड सब्सटेंसेस हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते पर वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकता है, वो बैक्टीरिया का फूड है, उसको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। इसीलिए वो बायोटिक्स बट प्री फॉर्म में है, तो वो एक्ट एज होता है सबस्ट्रेट। जबकि जो प्रोबायोटिक्स होता है वो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। लिविंग मतलब उनमें जीवित बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोबायोटिक्स के लिए दही, योगर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि योगर्ट में लैक्टोबैसिलस जीवित बैक्टीरिया है, ईस्ट का फॉर्म है जो मौजूद होता है, तो वो एक प्रोबायोटिक है। जबकि प्रीबायोटिक्स में हम जैसे शहद है, केला है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रीबायोटिक्स है, ये एक्ट एज करती हैं सबस्ट्रेट, जो हमारे लिए मान लीजिए कि हम उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बायोटिक्स या जो यूज़फुल बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत यूज़फुल है। तो फॉडमैप डाइट के साथ ये इशू होता है कि फॉडमैप डाइट लेने से आईबीएस में थोड़े अमाउंट में प्रीबायोटिक्स की जो होती है वो कमी हो जाती है। तो ये एक चीज़ मैं इसको इसलिए बताना यहाँ पे मैं चाह रही थी, क्योंकि किसी भी डाइट को प्रोवाइड करने से पहले, जैसे सर ने अभी पॉइंट्स बताए कि सेंसिटिविटी किस चीज़ की है, उस सेंसिटिविटी पे हम कौन सी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस डाइट से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप पेशेंट को कोई डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर डाइट का अपना न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन होता है, वो हर तरीके से इफ़ेक्ट करता है पेशेंट को। जैसे मैंने बोला था कि किसी में अगर सोडियम ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अगर किसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पेशेंट है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हाइपर सेंसिटिविटी, तो आपको पेशेंट की ये सारी डिजीज़ को भी देखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसको कोई एलर्जी डिफ़ाइन हो गई है तो आपने सिर्फ उसको फूड्स दे दिए। आप उसके लिए कौन से फूड्स दें, कितने अमाउंट में दें, जैसे कि ऐसे फूड्स ना दे दें कि नहीं उसको ग्लूटेन तो सेंसिटिविटी है, अब आपने वीट की चीज़ें तो बंद कर दी और आप उसको ऐसे फॉर्म में अनाज दे रहे हैं जो उसके ग्लूकोज लेवल को आप बढ़ा रहे हैं, तो उसको आप नहीं दे सकते क्योंकि उसको शुगर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही किसी भी डाइटिशियन को डाइट प्लान करने से पहले ये सारे आस्पेक्ट देख लेने चाहिए। मैंने अपनी रिसर्च में, जैसे सर ने बताया कि मैंने अपनी रिसर्च का, मैं आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊँ, अभी मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है और इस पर मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स के लिपिड प्रोफाइल पे मैंने बहुत इफ़ेक्ट देखा है और फास्टिंग और पोस्ट प्रेनेंडियल ब्लड शुगर जो है उस पर मेरा मेन इफ़ेक्ट था। मेरी स्टडी में मैंने ये देखा था, मेरा 3 महीने पे मैं ट्रायल था, मेरा 3 फॉलोअप्स में मैं फर्स्ट मंथ में पेशेंट को लेती थी और उसके बाद थर्ड मंथ में पेशेंट की सारी प्रोफाइल्स कराती थी। तो मैंने ये देखा है कि फास्टिंग जो ब्लड शुगर है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट है ग्लूटेन का, लेकिन पोस्ट प्रेंडियल जो खाना खाने के 2 घंटे बाद हम जांच करते हैं उस पर ग्लूटेन का इफ़ेक्ट इतना नहीं आ रहा है। खाली पेट वाली जो शुगर है उस पर अगर आप लिमिटेड अमाउंट में ग्लूटेन को कम से कम 3 महीने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो फास्टिंग ब्लड शुगर कम होता है और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। उस पर थर्ड फॉलोअप में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आता है। ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडी का मैंने ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर किया है। दूसरी एक चीज़ ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनी स्टडी में देखी है, लिपिड प्रोफाइल।
लिपिड प्रोफाइल का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि पेशेंट्स को बोलते हैं डॉक्टर्स की लिपिड प्रोफाइल कराइए। लिपिड प्रोफाइल्स मतलब वसा की मात्रा, जो अलग अलग वसा के कण हैं बॉडी में वो कितने अमाउंट में, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। मैंने अपने पिछले, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने एक एक लिपिड को मैंने अलग अलग डिफ़ाइन किया था कि एचडीएल क्या होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ संक्षेप में एक बार उसको फिर से बता दें। जी, जैसा ठीक है, सर ने जैसा बोला है यहाँ पे एक बार मैं फिर से इसको बता देती हूँ। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, शरीर में नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। शरीर में एक नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो 210 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल सेल्स में मौजूद होता है, उससे ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है, तो जो लेयर होती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि एडिपोसिटी, वो जो लेयर होती है वसा की, वो बढ़ने लगती है। कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रीज़न है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का भी, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, जिसमें सर ने अपने पीछे वीडियोस में हार्ट डिजीज़ पे आपने देखा होगा, हार्ट सिस्टम पे सर ने बताया भी था कि किस तरह से उसके ल्यूमेन को, जो आर्टरी होती है जो पास ऑन कर रही होती है, उसकी लेयर पे जा कर के एथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है जब ब्लड पास नहीं हो पाता है। जो सर ने कॉन्सेप्ट बताया था नालियों का, कि नाली जैसे जाम होती है, तो वो जो वसा का मेन कारण होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रोल करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जैसे यहाँ बायोकेमिकल है कि ग्लिसराइड एक तरीके का कंपाउंड है फैट का ही, जब हम बायोकेमिकल जाते हैं, और 3 मॉलिक्यूल जब ट्राइग्लिसराइड, तो इसको 3 मॉलिक्यूल जब ग्लिसराइड के जुड़ते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्म बनाते हैं। ट्राइग्लिसराइड भी वसा का एक पार्ट है। एचडीएल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एचडीएल है, एचडीएल की संरचना अगर हम कहते हैं हाई डेंसिटी, ये सारे लिपिड के प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन इसकी संरचना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसलिए ये बॉडी में सीधा यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब सीधा यूटिलाइज नहीं होगा तो वसा की मात्रा उतनी नहीं बढ़ाएगा। जबकि एलडीएल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसकी संरचना अगर हम देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स उसके देखते हैं, तो उसकी संरचना ऐसी होती है कि वो डायरेक्ट जा कर के ब्लड में लगता है, जिसकी वजह से वसा की मात्रा बढ़ती है। वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसकी डेंसिटी और भी कम होती है। तो ये 5 मेन प्रकार होते हैं लिपिड प्रोफाइल में देखने के। जैसे कि मैं अपनी स्टडी के बारे में बता रही थी, जो 5 चीज़ें मैंने अपनी स्टडी में देखी है कि ग्लूटेन फ्री डाइट का 2 इफ़ेक्ट बहुत है। कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कुछ बढ़ता है, ये यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट्रिक्टली ग्लूटेन फ्री डाइट पे जा रहे हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटर करना होगा। आप हर 3 महीने के गैप पे एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ता है, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा, क्योंकि ग्लूटेन फ्री के जो सोर्सेज हैं उसमें फ़ैट का अमाउंट हल्का सा ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो कम होता है। ग्लूटेन फ्री डाइट का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो थोड़ा सा पेशेंट में कम होने लगता है। जो संरचना है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जाने लगता है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जाने की वजह से उसकी संरचना चेंज होती है और ट्राइग्लिसराइड लेवल का कम होने लगता है अमाउंट। जैसे कि मैंने अपनी स्टडी में देखा था, जो मीन ट्राइग्लिसराइड लेवल पेशेंट का अगर 250 से 270 से 300 तक आ रहा है, तो वो डिफ़ाइन या लो जा कर के पेशेंट का 200 तक आ जाता है, मतलब 50 ग्राम जो पर डेसीलीटर है, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, वो कम होने लगता है। तीसरी चीज़ जो मैंने अपना ऑब्जर्व करी स्टडी में, एचडीएल का लेवल, एचडीएल का जो लेवल है वो अमाउंट बढ़ने लगता है ग्लूटेन फ्री डाइट से। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होने की वजह से एलडीएल तो थोड़ा सा चेंज उसमें कम होते हैं, बट एचडीएल का लेवल बढ़ता है। तो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल का अमाउंट वैसे भी हमें अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करना चाहिए। तो ये जो लिपिड प्रोफाइल का मेन सिनेरियो मैंने अपनी स्टडी में देखा है, ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पे। ये मैंने अपनी स्टडी में खुद ऑब्जर्व किया पेशेंट्स को, जब मैं 3 महीने उनको इस डाइट पे मैंने रखा है, उसके बाद उनके लिपिड प्रोफाइल्स में ये चेंजेस आए हुए थे। तो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस मैंने अभी शेयर किए हैं, बाकी मैं इस पे काम कर रही हूँ।
तो आपने ये बहुत ही अच्छी चर्चा की, लिपिड के बारे में भी बताया। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपने शोध कार्य बताया, अभी जो हमने चर्चा की, क्योंकि कोई भी शोध कार्य हो, एक तो पेशेंट्स को लाभ हो, रोगियों को, उस पर बहुत चर्चा हुई, और समाज को लाभ हो। तो समाज को जो लाभ हो, और आज एक सबसे ज्वलंत समस्या है कि रोज़गार की। लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और सबको नहीं मिल पा रही, क्योंकि कहानी है एक अनार 100 बीमार। 100 से ज़्यादा रेशियो 1:1000 10,000 रेशियो इसमें आ रहा है। तो रोज़गार के दूसरे अवसर तलाशने होंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये एक संदेश भी है कि जो पीएचडी या हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो रोज़गार सीकर ना बने, बल्कि प्रोवाइडर बने। एक तो वो खुद अपने लिए रोज़गार पैदा करें, और साथ में कम से कम एक है तो 4 या 10 को रोज़गार दे सके। तो इसमें एक जो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी अपने एक प्रोफेसर मित्र का चर्चा की, तो उनका कहना है कि ये जो ग्लूटेन फ्री ऑर्गेनिक टर्म को नोट करें कि ऑर्गेनिक, तो वो डाइट लेने के लिए कुछ विदेश के सोर्स से वो जो है ग्लूटेन फ्री डाइट को मंगा रहे हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी के में जिसने 4-5 साल तक उसमें खेती ना की हो। तो उसी चीज़ को हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं? तो हम उसमें एक टीम ले सकते हैं, किसानों की टीम, और उसमें एक जो नॉलेज, मतलब वो हमारे भारतवर्ष में सारे संसाधन मौजूद हैं, ज्ञान भी है, और फिजिकल वर्क करने वाले कृषक भी हैं। तो इससे कृषक की आमदनी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ेगी। और साथ में, क्योंकि वो उनका जो कहना है, जो कि हम 25 रुपये किलो या 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो का जो अनाज है वो 1000 और 2000 और 5000 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, और एक प्रोफेसर ख़रीद रहा है। क्यों ख़रीद रहा है? क्योंकि ज्ञान की कीमत है, और शुद्धता, क्वालिटी की कीमत है, क्वांटिटी की नहीं। आपके पास कितनी डिग्रियां इसकी नहीं, किस क्वालिटी का आपका ज्ञान है, और उसको कैसे आप एप्लीकेशन कर रहे हैं समाज के लिए, रोगियों के लिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में, जैसा पिछले भी उसमें आपने बताया था कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगी, तो ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के लिए, और जो ग्लूटेन फ्री डाइट है, तो ऑर्गेनिक डाइट, या किस तरीके से आप एक जो मतलब बेसिक स्तर जिसे कहते हैं, वहाँ से कलेक्शन करवाना, और शुद्धता, मतलब जो आप कह रहे हैं वो सत्य हो, कि आप कह रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री है तो है, आप कह रहे हैं 4 से 5 वर्ष से उस जगह पे खेती नहीं की गई है तो वो है, झूठ नहीं चलता, क्योंकि वो चीज़ जो है चिकित्सक पकड़ लेते हैं। तो उससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है, और आप जो है जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो ये एक संदेश, बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदेश था जो मैं इसमें दे रहा हूँ, और उसके संदर्भ में अब डॉक्टर शताक्षी अपने विचार देंगी। सर ने जैसे कि अभी इस चीज़ में बोला है कि इसको ये देने के लिए कि इसमें ये एक सर ने जैसे कि अभी बताया, ये बहुत ही सुंदर विचार सर ने बोला, और ये आज की सबसे बड़ी युवा को ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने सर से ही सीखी है, और ये चीज़ सर ने हम सभी को सिखाया है, जितने भी हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर्स और भी फील्ड्स में काम कर रहे हैं उन सभी को, कि जैसे सर ने अभी बोला कि एक अनार 100 बीमार। सिर्फ सरकारी के पीछे नहीं भागना है, जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो इस क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरा पर्सनल वर्क है ग्लूटेन के ऊपर, तो अभी मैंने एक पेशेंट्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेशेंट्स उस पर मैंने काम किया। इस पर मैं आगे इस तरीके से करना चाहूँगी कि मैं एक टीम को बना सकती हूँ। जैसे मेरे पास नॉलेज है, तो किसी अगर किसान या किसी की ज़मीन है, तो मैं वो कुछ समय के लिए उन लोगों की एक टीम बना सकती हूँ कि किसी जगह पे मैं जाऊँ, किसी गांव में, और उस जगह को डिफ़ाइन करके जिसकी वो ज़मीन है, या किसी किसान से बात करके उस टाइम पीरियड के लिए वो कितने अमाउंट में वहाँ पे खेती करेंगे, किस तरीके की फसल उगाएंगे, और उसको अपने सामने, मतलब वो कितना पानी दें, कितना उसमें सॉइल जाए। और ऑर्गेनिक को यहाँ मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी। ऑर्गेनिक का मतलब ही है, एक ऑर्गेनिक एक मॉडर्न टर्म आ गया है।
जितना ज़्यादा हम कम केमिकल का यूज़ कर सकें। केमिकल्स का जो यूज़ है, जैसे आप पेस्टिसाइड्स आपने सुने होंगे कि एग्रीकल्चर फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, डीडीटी बहुत ही कॉमन है। पेस्टिसाइड्स और ये जितनी भी वीडीसाइड्स होती हैं, ये आजकल के क्या हैं कि जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल उगाने के लिए बहुत ही केमिकल का यूज़ करने लगे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मटर की फलियाँ होती हैं, जो ओरिजिनल मटर है वो छोटे छोटे दाने होंगे, सॉफ्ट होंगे, लेकिन आज की कुछ मटर ऐसी होती है जिसके इतने बड़े बड़े दाने होते हैं। तो ये कैसे हो गया? ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब है कि उसे आर्टिफिशियली ब्रीड कराया गया है। तो जितना हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को कम करें, जितना हम केमिकल यूज़ की, जैसे मटर के खेत है, अब उसमें दालें हैं, जैसे दालों की खेती होती है तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, तो वो इतने एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स को डाल देते हैं। तो पेस्टिसाइड्स को उन्होंने तो डाल दिया और उसमें कीड़े नहीं लगे, लेकिन वो पेस्टिसाइड जाके न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन जो संरचना होगी वो जा कर के उस दाल पे इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि मिट्टी से ही उग रहा है और मिट्टी पे रिएक्ट होगा। और वही है कि पेशेंट जब आता है कि हम तो नॉर्मल दाल खा रहे हैं या हम नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं या हम अपने खेत से उगा रहे हैं, लेकिन आप जो खेत पे उगा रहे हैं वो आप कैसा उग रहा है, कैसी सॉइल में उग रहा है, कितना आपने पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है। तो ऑर्गेनिक वर्ड बेसिकली एक मॉडर्न टर्म ये यूज़ इसलिए किया है, जितना ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कम हो सके, जितना नेचुरली मैन्योर, आपने सुना होगा जो खाद है, अब आजकल केमिकल खाद भी बनने लगी, लेकिन गोबर की जो खाद होती थी वो बिल्कुल नेचुरल पहले के ज़माने में होती थी। तो जितना खाद से लेकर के मैन्योर, पेस्टिसाइड या वीडीसाइड या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम केमिकल फ्री कितना कर सकें, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। और ऑर्गेनिक इसीलिए, जैसे फूड प्रोडक्ट्स ने भी बोला कि 50 रुपये 60 रुपये किलो से वो 1000 रुपये किलो, 5000 रुपये किलो, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा आती है। अगर मैं पर्सनली इस चीज़ पे वर्क करूं या मैं इस चीज़ पे आगे जाके वर्क करूंगी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने के लिए आपको कॉम्पोजिशन डेवलप कराना होता है खुद, कि कितने कम अमाउंट में आप केमिकल्स का उसमें यूज़ करें। ये विदेश से, इसीलिए इंडिया में, जैसे सर ने भी बोला कि इंडिया में सब कुछ मौजूद है, रोज़गार है, हम रोज़गार बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही नौकरी के पीछे चलते रहते हैं। तो ये एक अगर टास्क भी अगर हम ले करके चलें तो इसमें 4 से 5 लोगों को आमदनी होगी। मैं आपको बताऊं, किसान को आमदनी होगी। मैं अगर एक सॉइल फार्मिंग कराऊंगी तो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उनसे मैं जुड़ूंगी, मैं पर्सनल डाइटिशियन से जुड़ूंगी, जो उसके अलावा किसान को और सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, उसकी किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है या किस तरीके से फ़िल्ट्रेशन हो रहा है, उसमें 2 से 3 लोग जुड़ेंगे। तो ये एक पूरी टीम है जो 5 से 6 लोगों की मिल कर के एक टास्क पे काम कर सकती है। जो मेरा व्यू है इस चीज़ में वो ये है कि मैंने ग्लूटेन के ऊपर खुद वर्क किया है, तो मैं आगे का मेरा ये है ड्रीम कि मैं और भी लो इनकम सोर्सेज़ को क्या ढूंढ सकूं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे हैं, वो एक बहुत ही लो इनकम पीपल अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से करें कि अगर हम अवेयरनेस करें कि किसानों को जाकर के ये चीज़ बताएं कि नहीं, आप इतने अमाउंट में ही आप इतनी पेस्टिसाइड डालो या इतने वीडीसाइड डालो, तो इस तरीके से अवेयरनेस किसानों को आएगी और जो अमाउंट है ऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो अगर हम बाहर जाकर के इतना उनको कैश प्रोवाइड या इतना पैसे पे हर इंसान नहीं ले सकता है, तो एक लो इनकम ग्रुप को मुझे ऐसा लगता है कि जागरूक बना के या ज्ञान दे करके ये किया जा सकता है। तो मुख्य है कि देखिए, जब हम विदेश से कोई चीज़ मंगाते हैं तो उस पर टैक्सेस बढ़ जाते हैं, इसलिए और महंगा होता है। अगर वही चीज़ हमारे देश में होगी तो वो टैक्सेस का रेट कम होगा, और साथ में जो लाभ होगा कि वो जो परसेंटेज लाभ पा रहे हैं तो वो विदेश को न जाकर हमारे ही देश को मिलेगा। और दूसरी बात चीज़ है कि जब आप चिकित्सक हैं, आपने उसका प्रभाव स्वयं देखा है, या डाइटिशियन हैं, आपने स्वयं प्रभाव देखा है, तो आप इससे तो आप पूरा विश्वास आपको है ही है कि ये चीज़ लाभ करती है। क्योंकि एक है पढ़ी पढ़ाई चीज़, और कि वो कितनी सच है कितनी झूठ है तो उस पर हमें विश्वास नहीं होता। तो आप काम करेंगे और निश्चित रूप से उसमें जो है रोगी को भी लाभ होगा, कृषक को भी लाभ होगा। और तो ये जो है एक न्यू डायमेंशंस हैं, और उन न्यू डायमेंशंस को सर्च करना और उसको टेकअप कर लेना। टेक्नोलॉजी को जिसने टेकअप किया वह बहुत तेज़ी से लाखों रुपये महीने की इनकम पे पहुंचा, और जिसने टेक्नोलॉजी को और ज्ञान को और विज्ञान को अपने साथ व्यवसाय में नहीं जोड़ा,
तो वो इतना विकसित नहीं हो सका, इतनी उसे अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सका। तो आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसको हमको जोड़ना है। और टीम है कि एक के पास टेक्नोलॉजी है, एक के पास ज़मीन है, एक के पास जो है दूसरी चीज़ें हैं, एक जो है बेचने की क्षमता रखता है, वो MBA है। तो ये एक टीम बना करके, और सबको रोज़गार की आवश्यकता है, और सब अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ पाता, तो अकेले वो जो है रोज़गार सृजित नहीं कर पा रहा। तो ये संदेश है कि जो डाइटिशियन हैं या जिनके पास विशेष ज्ञान है और उन्हें कन्फर्म है कि इससे हम सफलता प्राप्त करेंगे, जिसमें उत्साह है और कुछ कर गुजरने की जो है मानसिकता है, पॉजिटिव सोच है, तो वो लोग आगे बढ़ें और अपनी भी आमदनी बढ़ाएं और लोगों की भी। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा ऑर्गेनिक में, कि जो वेदों में और जो हमारी भारतीय कल्चर है, इंडियन जो कल्चर है, उसमें जो है ये इन चीज़ों का बताया गया है कि कौन से पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो खेती में खाद कौन सी प्रयोग होनी है, और जो खेती में कीड़े जो लग जाते हैं जो फसल के ऊपर, उनके लिए भी, कि मतलब नीम से या और चीज़ों से, अभी मैं उसकी चर्चा यहाँ पूरी नहीं कर रहा क्योंकि ये उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का काम है। तो उन्हीं वनस्पतियों के माध्यम से ही जो है वो पेस्टिसाइड तैयार किए जा रहे हैं, जिसका बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, उससे कोई रोग नहीं पैदा होता, किडनी फेल नहीं होती, लीवर फेल नहीं हो रहा होता है। तो वो जो औषधियों से ही जो है तैयार किए जा रहे हैं, औषधि का मतलब जड़ी बूटी या पेड़ पौधों से ही, तो पेड़ पौधों से ही खाद तैयार हो रही है, या जो है गोबर की या अन्य तरीके से, जो वेदों में और उपनिषदों में, और जो है उसके बाद भी परंपरागत खेती अभी भी जो है बहुत से क्षेत्रों में हो रही है भारतवर्ष में, वो परंपरा अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो उसी को ले करके और इस तरीके की जो औषधीय जो खेती है उसको करना, और जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा जो है एक जो है डायमेंशन है, एक फील्ड है जिसके ऊपर लोग कार्य कर सकते हैं। इसी सोच के साथ आपके जो है सुपरवाइज़र और को गाइड ने दिया होगा, तो यहाँ पे आपको आपके सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र ने किस तरीके से सपोर्ट किया, तो उसके बारे में भी कुछ आप बताएंगी कि आपको क्या अनुभव रहा या है, जो आपको सहयोग मिल रहा है विभाग से और अन्य से। धन्यवाद सर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि मैं अपना ऑब्जर्वेशन मैं अपना शोध कार्य मुख्यतः बहुत ही अमाउंट में कर चुकी हूँ, और बहुत ही कम मेरे को अब बस समेटना है अपना काम। तो जैसी बात सहयोग की है, सबसे ज़्यादा तो मैं सहयोग अपने सर को ही करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे, जैसे मैंने ये टॉपिक की बात बताई, तो मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक देने वाले हमारे अवस्थी सर ही हैं। मैं अपनी चीज़ों में, मैं जब रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे बन के आई थी, तो मेरे पास कई टॉपिक्स थे काम करने के लिए, मैंने अलग अलग चीज़ें बताई, लेकिन ये टॉपिक सजेस्ट करने वाले, इस चीज़ का क्रेडिट मैं 100% अवस्थी सर को देना चाहूँगी। वो मेरे इंटरनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, और उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे दे करके उसी समय इस क्षेत्र पे काम करने को बोला कि ये एक बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है, बहुत ही ज्वलनशील विषय है, और इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले टॉपिक के लिए तो मैं अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर H.H. अवस्थी सर, फॉर्मर HOD डिपार्टमेंट ऑफ रचनाशारी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMS BHU, सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर का जो चैनल है और ये सारी चीज़ें हर आम लोगों तक सर पहुँचाने की, और इनोवेटिव सोच जो है हमारे डिपार्टमेंट की, वो सबसे ज़्यादा मैंने सर में देखी है। अगर ये चीज़ बोलें सहयोग की बात, तो मैं यहाँ से क्या लेकर के IMS BHU से जाऊँगी कि इनोवेशन अगर करना है या लीड करना है, तो कभी कभी आपको ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें और टॉपिक सजेशन किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए, उसका क्या टॉपिक है, काम देखिए हम सारे रिसर्च स्कॉलर्स करना चाहते हैं, पोटेंशियल भी है, करना भी चाहते हैं, ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान को जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगा या सही उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो वो ऐसे ज्ञान का कोई यूज़ नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे पहले टॉपिक के लिए थैंक यू सर को बोलती हूँ। सर ने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया था, और उन्होंने निरंतर मेरे कार्य में मुझे सपोर्ट किया है कि किस तरीके से अलग अलग न्यू रिसर्चेस को मैं देखूँ और इनको करूँ। दूसरी चीज़, फिर मैं अपने सुपरवाइज़र सर डॉक्टर बाला मोहन नागा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर
IMSBHU फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद डिपार्टमेंट रचना शारीर को थैंक यू सर को बोलना चाहूँगी। सर का भी बहुत इसमें सपोर्ट रहा है। सर ने जैसे कि मैंने रिसर्च पेपर्स को किस तरीके से अलग अलग देखा है, जो अलग अलग शोध कार्यों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसमें सर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, मेरे सुपरवाइज़र सर का। और उन्होंने सतत हमेशा निरंतर मेरा सहयोग उन्होंने भी दिया है इस चीज़ में कि कितनी तरीके से कार्य किया जा सकता है, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न रिव्यूज़ किस तरीके से होते हैं। तो एक पूरा लिटरेरी पार्ट जो है, एक आउटलाइनिंग जो है, वो मेरे सुपरवाइज़र सर BMN कुमार सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये उनका सपोर्ट रहा है। तीसरा जो 3 पिलर्स पे मेरा रिसर्च वर्क पूरा स्टैंड कर रहा है, जैसे आप जानते हैं कि 3 पिलर्स पे ही कोई टेंट भी लगता है, तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है मेरे को सुपरवाइज़र सर डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMSBHU। सर मेरे को सुपरवाइज़र रहे हैं और सर एक लीडिंग डॉक्टर हैं और यहाँ सर सुंदरलाल में बैठते भी हैं। मैं उनकी OPD में जा कर के उनके द्वारा बताए गए पेशेंट्स, मतलब जिन पेशेंट्स को वो रजिस्टर करते थे और उनको वो डायबिटीज़ के लिए प्रोन कह देते थे या डायबिटीज़ डिफ़ाइन हो जाती थी, उनको मैं अपनी स्टडी के लिए लेती थी। तो सर ने मुझे पूरा मेडिकल अप्रोच पे जितनी भी क्लिनिकल, बायोकेमिकल और जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, वो मुझे अजय पांडे सर का पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने क्लिनिकल पे मेरा पूरा वर्क कराया है, पूरी हैंडलिंग कराई है, पेशेंट डीलिंग पे, पेशेंट प्रोफाइल्स पे, जितनी भी माइन्यूट चीज़ें हैं मेरे रिसर्च की, जो मैंने मेडिकली मैं चीज़ों को, जैसे मैं अपनी चीज़ों से मैं डायटेटिक अप्रोच से जानती थी, पर सर ने मुझे और भी क्लिनिकल चीज़ों के लिए उत्साहवर्धन हमेशा किया है, मुझे बताया है, मेरे कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया है। और को सुपरवाइज़र के रहते हुए उन्होंने सुपरवाइज़र दोनों ही मिलकर के मुझे पूरे रिसर्च वर्क में मेरा काम किया है। तो मेरे रिसर्च वर्क में 3 ट्राइपॉड्स हैं या 3 पिलर्स हैं। पहला है मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर HH अवस्थी सर, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा टॉपिक दिया, उसको आगे काम कैसे करूं ये भी बताया। उन्होंने एक पूरा लेआउट मेरे लिए तैयार कर दिया था कि इस जगह पे काम होना चाहिए। जैसे मैं अभी बता भी रही थी कि किसी भी टास्क को करने के लिए कि कैसे करना है, तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम किस जगह पे गड्ढा खोदें कि यहाँ सोना है, तो हम कहीं भी खुदाई करते रहेंगे तो हमें सोना नहीं मिलेगा। तो वो किस जगह पे मुझे काम करना था, किस टॉपिक को मुझे लेना था, वो अवस्थी सर ने मुझे बताया इस टॉपिक सिलेक्शन में। मेरे लिटरेचर और जो मेरे कितने रिव्यूज़ को, पेपर्स को मैंने कैसे रेफ़र किया है, वो मैंने अपने सुपरवाइज़र सर ने मुझे बहुत ही प्रोवाइड किया। और क्लिनिकल अप्रोच जो है वो मेरे को सुपरवाइज़र सर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है इस चीज़ में। तो इन तीनों ने ही मुझे एक होलसम डेवलपमेंट जो बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि मुझे आज क्लिनिकल की भी नॉलेज हो रही है, कहीं ना कहीं मैं जिसको और बढ़ाना चाहूँगी, मुझे अपने क्षेत्र की नॉलेज के साथ साथ मैं आयुर्वेद की चीज़ें, जैसे सर आयुर्वेद की चीज़ें बताते रहते हैं कि कई आयुर्वेद में अलग अलग आहार, अपथ्य अपथ्य, इस तरीके की जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आयुर्वेद का जो डायटेटिक अप्रोच है, वो मैंने यहाँ अपने विभाग से सीखा है। तो इस तरीके से मेरे तीनों टीचर्स, तीनों पिलर्स जो है मेरे रिसर्च वर्क के, इन तीनों ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं अपने विभाग से सभी टीचर्स को धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी ने सपोर्ट किया है, पर सबकी उसमें एक पूरी टीम, एक वर्क होती है किसी भी काम को करने के लिए। और ये जो मेन 3 पिलर्स हैं, उन पे मेरा वर्क पूरा डिपेंडेंट रहा है हमेशा, और टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैं एक संदेश सबको यही देना चाहूँगी, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या डाइटिशियंस हैं या परसुइंग PhD, जो PhD करना चाहते हैं, कि टॉपिक सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप एक एक्सपर्ट एडवाइस, जैसे मुझे तो सर मिल गए, मैं चाहूँगी कि आप सभी को ऐसे टीचर्स मिलें या सर के कांटेक्ट में अगर आप लोग आएँ। टॉपिक सिलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो टॉपिक किस पे आपको काम करना है, इसको आप ज़रूर अपने उसमें डिफ़ाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत हैं, लेकिन कौन सा रिसर्च टॉपिक कितना अवेयरनेस है और कौन सा एकदम जिसे बोलते हैं ज्वलनशील विषय है, उसको ही लेकर के काम करना। तो इस अप्रोच के लिए मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैं अपने विभाग को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इस चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने सर ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने शोध कार्य के ऑब्जर्वेशंस जो मैंने देखे हैं या नतीजे, परिणाम हैं, वो मैं भी इस पे काम कर रही हूँ, और ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच। ये तो बात हुई कि किस तरीके से आप यहाँ डेवलप किए। तो अगर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में होते या आप पहले भी कहीं पढ़े,
तो पहले और बीएचयू में स्टडी में आपने क्या अंतर पाया? जैसे कि सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है। मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस कानपुर से हूँ। वहाँ पे डेफिनेटली टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। फिर मेरा मास्टर्स IBSBT पैरामेडिकल कानपुर से ही रहा है और फिर मैं BHU में आई हूँ। तो एक चीज़ जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने ये देखा है कि हम जब कानपुर में पढ़ते थे या हमारे टीचर्स वहाँ भी हमें पढ़ाते थे, तो हम शिक्षा के एक आयाम को ही केवल जानते थे कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, बुक्स हैं, उनको पढ़ते जाओ, उन पे काम करते जाओ। मतलब ये चीज़ एक ही व्यू में चलती है, ये चीज़ एक ही धारा, मतलब एक ही उस पे चल रहा है सब कुछ, कि हम पूरे 5 साल एक ही ट्रैक पे काम करते रहे, उसी डिज़ीज़ को, उसी पेशेंट्स पे, उसी तरीके से। BHU में आकर के मैंने ये देखा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे आपने सुना भी होगा कि BHU परंपरा के लिए बड़ी, अपनी परंपरा को रखने के लिए, अपनी परंपरा को मेंटेन करने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पे प्रसिद्ध है। क्योंकि BHU का जो अपना ये है कि वो इंडियन कल्चर, इंडियन चीज़ों को, जो परंपरागत ज्ञान है, उसको बहुत प्रमोट करता है। तो मैंने BHU में आकर के ये देखा है, और स्पेशली अपने विभाग और यहाँ से IMS से, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद से करने से ये देखा है कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्ननेस जो है वो सब कुछ हमारे परंपरागत ज्ञान से ही है। जो हमारे 100 साल पहले या 40 साल पहले हमारे बड़े बूढ़े कह के गए थे, आज भी हम चीज़ें उन्हीं की करते हैं। थोड़ा सा नया ज्ञान होने से हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो परंपरागत था, जो हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने लिख दिया है आयुर्वेद में, उस ज्ञान का आज भी कोई कटाक्ष नहीं हो सकता। उस ज्ञान के बराबर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं पहुंची है। तो इस चीज़ में मैं ये डिफ़रेंस यही बताना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ा डिफ़रेंस मैंने यहाँ आकर के देखा है BHU में और अपने पहले की स्टडीज़ में, कि BHU में आकर के मैंने शिक्षा के और आयाम भी देखे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कितना मॉडर्न होते जाएं, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको परंपरागत ज्ञान भी देखना होता है। परंपरागत ज्ञान को जब हम जानेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने पुराने या आयुर्वेद के ज्ञान को देख के उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जोड़ें, उतना ज़्यादा हम एक ऐसा सब्जेक्ट डेवलप कर पाएंगे कि पेशेंट को, आज के टाइम में क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को अगर हम एक डाइट बताते हैं या एक बीमारी के लिए कोई इलाज बताते हैं, उसको तुरंत दूसरी बीमारी हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एलोपैथी बहुत अच्छा है, बहुत मॉडर्न मेडिसिन हमेशा बहुत आगे हैं, लेकिन एलोपैथी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एक रोग को कम करेगी तो वो दूसरे रोग को बढ़ा देगी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई BP की दवा चलेगी तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट उसकी किडनी पे भी आने लगेगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो इफ़ेक्ट है, ये आयुर्वेद में या हमारे पुराने जो ज्ञान है उसमें ये कम है। ये मैंने पर्सनली अपना ऑब्जर्व भी देखा। मैं अपनी, क्योंकि आयुर्वेद OPD में जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि पेशेंट्स आज इस चीज़ की तरफ क्यों मोल्ड हो रहे हैं। अब वो समय फिर से आ गया है कि हम अपने परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस अपनी पहले की स्टडीज़ और BHU की स्टडी में देखा कि यहाँ से जाने के बाद मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैं अपनी जो पुरानी शिक्षा की या पुराने खान पान के तरीके हैं, मैं उसको भी अपनी स्टडी में या अपने करियर में पूरी तरह से कंसीडर करूँगी। तो ये सबसे बड़ा अंतर मैंने अपने पूरे एक डिफरेंस देखा है पहले की स्टडीज़ में और BHU में पढ़ने के बाद, कि BHU इंडियन कल्चर को, इंडियन चीज़ों को और जो एंशियंट मॉडर्न से जो कंपैरिजन है उसको बहुत अच्छा बैलेंस करता है। तो और इसमें जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है और ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में जो स्टडी की है, रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, तो आपने बहुत कुछ तो बताया, लेकिन और अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप दर्शकों को और डाइटिशियन को और चिकित्सकों को बताना चाहेंगी कि इसी संदर्भ में और कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनका ज्ञान आवश्यक है? तो ये मैं चाहूँगा कि आप बताएं। जैसे कि हर स्टडी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो मैंने जो अपनी स्टडी देखी है ये एक शॉर्ट टर्म इंटरवल है। मतलब 3 महीने का मैंने एक ट्रायल किया और उसके बाद मैंने इफ़ेक्ट देखा।
मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि ग्लूटेन का इफ़ेक्ट या आगे की स्टडीज़ जो हों या डाइटिशियंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक लंबे अंतराल का भी समय देखिए ग्लूटेन पे, कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट को अगर ग्लूटेन की एलर्जी हो गई है तो आप मैंने अपनी स्टडी एक शॉर्ट इंटरवल की थी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, लेकिन आगे की स्टडीज़ को मैं लॉन्ग टर्म के लिए आप 1 ईयर का फॉलोअप या 6 मंथ्स का फॉलोअप लेकर के भी ये देखिए कि ग्लूटेन का कितना इफेक्ट आ रहा है, या स्पेसिफिकली ग्लूटेन ही नहीं, एक लॉन्ग टर्म उस पर आप ये भी देख सकते हैं। जैसे मेरा काम स्पेसिफिकली मैंने डायबिटीज़ के ऊपर देखा है। अभी आप एक बहुत ज़्यादा स्टडी इस पर नहीं हुई है इंडिया में, एक ग्लूटेन का इफेक्ट मैं डायरेक्ट आने वाले समय में या और रिसर्च स्कॉलर्स आप सीवीडी या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पे भी देखिए। ओबेसिटी एक सिंड्रोम होता है, तो ओबेसिटी अकेले कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो मोटापा कई चीज़ों से मिलके बनता है, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम की 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने डायबिटीज़ पे काम हुआ है और डायबिटीज़ पे मैंने रिसर्च पेपर्स भी काफ़ी देखे थे, तो ग्लूटेन और डायबिटीज़ का काम पहले से काफ़ी हुआ है। लेकिन अभी भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पे, हार्ट की डिजीज़ पे ग्लूटेन का क्या संदर्भ होता है या कितना इफ़ेक्ट करती है, या ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से किसी पेशेंट का सोडियम लेवल क्यों बढ़ रहा है, या ग्लूटेन फ्री के हम ऐसे और क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें हम सोडियम को भी कम कर दें। तो इस चीज़ का जो अप्रोच है वो अभी इतना नहीं देखने को मिला है। तो मैं हर किसी से आने वाले टाइम में या स्टडी के लिए मैं यही अप्रोच कहने के लिए कहूँगी कि एक तो हार्ट डिजीज़ पे, दूसरा रीनल डिजीज़ पे। रीनल पे तो अभी ऐसा कोई वर्क डायरेक्ट हुआ नहीं है ग्लूटेन का, लेकिन इफ़ेक्ट आता होगा। अगर इसे लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो रीनल प्रोफाइल मैंने अपने में, क्योंकि मेरे डायबिटीज़ है स्पेसिफिकली कंसिडरेशन था, तो मेरे को आरएफटी लेने का, रीनल प्रोफाइल जो होता है वो मैंने नहीं लिया था पेशेंट्स का, मुझे ज़रूरत नहीं थी। किडनी प्रोफाइल जो किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं KFT, उस पर नहीं देखा था। तो एक रीनल और दूसरा हार्ट डिजीज़ और थायराइड, क्योंकि थायराइड भी इस टाइम बहुत फीमेल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है थायराइड की। तो इन डिजीज़ के साथ भी ग्लूटेन का क्या इफ़ेक्ट है, क्योंकि ग्लूटेन सेंसिटिविटी किसी पेशेंट को होती है, तो हो सकता है कि पेशेंट हाई बीपी का भी हो, पेशेंट को शुगर भी हो, या पेशेंट हो सकता है कि किडनी स्टोन हो रहा हो पेशेंट को पहले से, या पेशेंट या कोई महिला है, जैसे मेल्स को भी होता है लेकिन फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा होता है कि पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इनके साथ क्या संदर्भ है, मैंने अपनी स्टडीज़ में विदाउट कॉम्प्लिकेशंस ही पेशेंट लिए थे कि स्पेसिफिकली पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा हो तो सिर्फ हाइपरटेंसिव है या थायराइड की कोई एक, लेकिन उसके अलावा रीनल के पेशेंट्स को मैंने नहीं लिया था। तो स्पेसिफिकली इन डिजीज़ पे काम अभी इतना नहीं हुआ है, और ग्लूटेन का ये अप्रोच अभी भी, या जो खोज है वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो मैं अपने फ्यूचर या लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी यही बताना चाहूँगी कि मैंने जिस तरीके से डायबिटीज़ के हर आयाम को पूरा करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी ज्ञान पूरा नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने उठाई क्योंकि टाइप 1 पे तो बहुत काम हुआ है, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन से प्रोन टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, तो उस पर बहुत काम हुआ है। टाइप 2 पे कम हुआ था, मैंने टाइप 2 के उसको देखा है। तो टाइप 2 पे अभी और भी चीज़ें हैं, और भी अप्रोचेस हैं। अगर पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस के साथ है, मान लीजिए पेशेंट को रेटिनोपैथी है, आँख में जो होता है, आँख में धुंधलापन छाने लगता है, या उसको और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के, तो उसके साथ क्या इफ़ेक्ट आ सकता है डाइट का। हम जब भी डाइट की कोई रिसर्च करते हैं तो हम इसी तरीके से पेशेंट करते हैं, किसी एक प्रोफाइल पे जा कर के किसी एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन के साथ ही स्टडी करते हैं। तो और कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो स्टडी अभी ग्लूटेन की है वो अभी इतनी नहीं हुई है। तो मैं एक फ्यूचर एस्पेक्ट में मैं ये बोलती हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो आज के समय की सबसे ज़्यादा डिजीज़ हैं, जैसे किडनी डिजीज़, रीनल डिजीज़ तो किडनी को ही बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और थायराइड, ये 3 बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है आज के टाइम में। तो इन पे भी वर्क ग्लूटेन के साथ कैसे रिलेशन है, ये देखना भी एक फ्यूचर है। तो ये तो आपने ठीक चर्चा की कि आपने बताया कि आगे क्या क्या डायमेंशंस हैं, रिसर्च स्कॉलर किस तरीके से और इसी संदर्भ में रिसर्च कर सकते हैं। तो अब एक जो आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर जाने से पहले मैं सभी को बता दूं कि जो भी चीज़ हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान के लिए है, और अगर उसका आप अनुप्रयोग करना चाह रहे हैं अपने ऊपर, यानी कि ग्लूटेन फ्री डाइट या कोई औषधि या योग या इस यहाँ से, ये तो केवल प्रेरणा के लिए है।
तो वो अगर आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। उसके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर डाइटिशियन, योगा ट्रेनर और उनकी हेल्प के बिना आप ना करें। ये वैधानिक चेतावनी हमारी तरफ से जारी है और इसका पालन करना अनिवार्य है। तो अब जो अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने लगभग 3 वर्ष यहाँ BHU में दिए और नित्य प्रति कुछ ना कुछ सीखा होगा, ये हमारा विचार है। तो अब आप यहाँ आने से पहले आपका क्या विज़न था कि हम क्या करेंगे और क्या हम आप फील्ड चुनेंगे, और अब जाते समय आप क्या सोच पा रहे हैं कि आप क्या करेंगे, क्या आपका विज़न है और अब आप किन किन क्षेत्रों पे काम करके अपने का विकास और समाज का विकास और कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे कि जो अध्यापक हैं और या जो न्यू रिसर्चर PhD स्कॉलर्स हैं उनको एक संदेश मिलेगा। तो वो आप हम लोगों से शेयर करें तो तब होगा। तो डॉक्टर शताक्षी इसके बारे में अपना पर्सनल व्यू देंगी। जैसा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। जब मैं यहाँ पे मैंने एडमिशन मेरा होना था तो मैं वैसे पर्सनली काम करके आई थी। मैं कुछ टाइम जॉब करके आई थी। मैंने अपोलो इंटरनेशनल गांधीनगर में काम किया था और मैं रेजेंसी प्राइवेट लिमिटेड में भी मैंने जॉब किया हुआ था कानपुर में। तो मैंने जॉब के साथ ये चीज़ देखी। तब जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने नेट प्रिपरेशंस करी और मैं PhD के लिए अप्रोच हुई। तब मेरे दिमाग में ये था कि PhD इसलिए कि मुझे एक स्पेसिफ़िक और ज्ञान चाहिए इस क्षेत्र का। मास्टर्स और बैचलर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी ये ज्ञान पूरा नहीं है। किसी स्पेसिफ़िक विषय पे अगर कमांड हो गई, आज मैं अपने 3 साल के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं एक मास्टर्स करके आई थी एडमिशन लेने से पहले, तो मैं एक जनरल एक नॉलेज जो होती है डाइटिक्स की वो मेरे पास थी कि जो सभी को पता है, जो हम बुकिश नॉलेज है हम उसको जानते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे करना चाहिए। और एक बुकिश नॉलेज की बस काम कर लिया और पढ़ लिया और इस तरीके से आ गए। BHU में एडमिशन लेने के बाद और 3 साल रहने के बाद आज मैं यहाँ से निकलने के उपरांत मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अब मुझे सिर्फ एक नौकरी के पीछे नहीं जाना है, मुझे इस क्षेत्र को विस्तार करना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अपना अब सोचती हूँ कि मैं एक फ्रेंचाइज़ी या कुछ समय एक्सपीरियंस लेने के बाद, एक्सपोजर करने के बाद मैं अपना क्लिनिक डालने के लिए सोचूंगी। ये मेरा पहला अप्रोच है कि अब मुझे सिर्फ एक जॉब के पीछे नहीं भागना है, अब मुझे जॉब सीकर नहीं होके जॉब प्रोवाइडर बनना है कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं एक टीम बिल्डअप कैसे होती है, किसी भी टीम को कैसे काम कराया जाता है, वो मैंने BHU में आकर के और अपने स्पेसिफ़िकली अवस्थी सर से ये सीखा है कि किसी टीम को कैसे बिल्डअप करा कर के काम किया जाता है। वो एक लीडरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने यहाँ पे देखी है। तो ये चीज़ स्पेसिफ़िकली मैंने 3 साल के बाद मेरे अंदर ये अप्रोच जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मैं इससे पहले होलिस्टिक डेवलपमेंट सिर्फ सुनती थी कि क्या होता है, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरे विस्तार पे डेवलपमेंट होना ऐसा होता है। लेकिन BHU से निकलने के बाद अब मुझे समझ में आता है कि पूरे आपको चारों आयाम के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ एक आयाम के अलावा आप अपने किसी भी विषय पे, किसी भी रिसर्च स्कॉलर को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप चारों आयाम को जानिए। ज्ञान सिर्फ उतना नहीं है जितना किताबों में है, जितना आप वातावरण और नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे तो वो ज्ञान अपने आप में आपका बढ़ता जाएगा। एक चीज़ और कि जैसे कि सर ने ये चीज़ बोली है कि अध्यापन के लिए पहले मैं स्पेसिफ़िकली डाइटिशियन न्यूट्रिशन कंसल्टेंट थी, लेकिन अब PhD करने के बाद और PhD में 3 साल बिताने के बाद मैं अध्यापन कैसे करना चाहिए और किस तरीके से स्टूडेंट्स को काउंसिल मोटिवेट करना चाहिए किसी भी क्षेत्र के लिए, वो मैंने 3 साल के बाद यहाँ पे सीखा है कि किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए नहीं उनको लगाना है कि नहीं तुम बस इसी के लिए प्रिपेयर करते रहो। जिस बच्चे में जो प्रतिभा है, मैं यहाँ से जाने के बाद मुझे जिस यूनिवर्सिटी में अगर कार्य करने को मिलेगा या मैं किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे जाऊँगी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वही चीज़ सिखाऊंगी जो मैंने यहाँ पे सीखी है कि किसी एक चीज़ के पीछे आपको नहीं चलना है, आपको अपने अंदर जैसे सर बोलते हैं क्वालिटी डेवलप करनी है। और ये आपने सुना भी होगा कि कभी कुछ ऐसी फिल्में भी आई हैं बॉलीवुड की कि कामयाब नहीं काबिल बनना है।
ये एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है। थ्री इडियट एक मूवी आई थी और उसमें बहुत ये चर्चा हुई थी कि अब कामयाबी के पीछे नहीं जाना है कि नहीं मुझे सिर्फ कामयाब होना है, मुझे नौकरी पा लेनी है, मेरा नेट निकल जाए, मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए, नहीं। अब आपको काबिल बनना है। तो जब आपके पास नॉलेज खुद होगी तो सक्सेस आपके पीछे चलेगी। आपके पास जब नॉलेज होगी तो ऐसा नहीं है कि इस देश में जॉब्स नहीं है, इस देश में जॉब्स हैं, लेकिन हम जॉब्स को ढूंढ नहीं पाते हैं। जॉब्स तो बहुत अमाउंट में हैं। तो ये एक चीज़ जो मैंने 3 साल में यहाँ से जाके देखी कि अब मुझे इस चीज़ का स्पेसिफिकली केवल वो नहीं है कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है या मुझे ये नहीं मिल रहा है। इतना है कि ज्ञान लेने के बाद आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। स्वयं पे निर्भर रहिए, बहुत ज़्यादा निर्भर किसी और पे मत रहिए। अपने आप की क्वालिटी डेवलप करिए। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, अभी मैंने कुछ समय पहले ये भी देखा है कि अभी आप देख रहे होंगे वैकेंसीज़ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आती है वैकेंसी। आप कितने अच्छे अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, इसके लिए भी इंडस्ट्रीज़ आपको, कॉलेजेस आपको, अलग अलग फर्म्स आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अप्रोच जो मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं इस पे भी काम करना चाहूँगी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। आप कितना अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो एक्सपर्ट जो, ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। जब मैं मास्टर्स करके बीएचयू आई थी ये बात मुझे तब नहीं पता थी। यहाँ रहने के बाद, जानने के बाद, टीचर्स लोगों से जुड़ने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अपने एक जनरल ज्ञान के अलावा आपको स्पेसिफिक ज्ञान कितना है किसी भी क्षेत्र का, वो आपको एक्सपर्टाइज़ उस चीज़ में पूरी तरह से करनी है और वो आपके लिए बहुत अच्छा जॉब प्रोवाइडर बनेगा। जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना है। और ये चीज़ जैसे हमारे सर इस चीज़ में बोल रहे हैं, मैं आगे आने वाले समय में सर से प्रेरणा लेकर के आगे अपना चैनल भी बनाने की कोशिश करूँगी कि सर ने चैनल्स कैसे करते हैं या अपने चैनल्स या अपने ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। ये मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगी। जितना जितना मेरे से होता जाएगा मैं सब्जेक्ट एक्सपर्टाइट या ब्लॉगर्स लिखने के लिए मैं अपना इस क्षेत्र में भी कार्य करूँगी। तो बहुत ही अच्छा आपने विचार दिए और सबको ओपन माइंड होकर के और सारी बातों को रखा, ख़ास करके ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री डाइट और उनका अनुप्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ करना है और क्या सावधानियाँ रखनी है, इस पर विस्तृत चर्चा आपने की। इसके लिए डॉक्टर शताक्षी आपको धन्यवाद। और जो संदेश है वो आपने छात्रों विद्यार्थियों को दिया। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जिस फील्ड में आप कार्य करना चाहती हैं, अपने को विकसित करना चाहती हैं, ईश्वर आपकी सहायता करें। थैंक यू ऑल।